अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। वेरी बैड, इसका मतलब है कि इस हेलीकॉप्टर में दुश्मन एजेंट थे। वो बेस कैंप की तरफ गए हैं। रियली वेरी बैड, कैप्टन डेविस ने कहा और इसके साथ ही इसने फ़ोन कर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इसके पास अब इसके सिवा कोई रास्ता न था कि वो बेस कैंप कॉल करे। इसे मालूम था कि मेजर फ्रांसो ने अपने साथ साथ इसकी आवाज़ भी वहाँ सुपर कंप्यूटर में फीड करवाई हुई थी, इसलिए इसकी कॉल रिसीव हो जाएगी। यस, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं कैप्टन डेविस बोल रहा हूँ, टोरंटो कस्बे के मिलिट्री हेडक्वार्टर से। किसी बड़े अफसर से बात कराओ, इंतहाई अहम बात करनी है, कैप्टन डेविस ने तेज लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कर्नल रिचर्ड बोल रहा हूँ, ड्यूटी ऑफिसर, क्या मसला है कैप्टन डेविस? चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कहा गया तो कैप्टन डेविस ने सारी तफसील बता दी। क्या कह रहे हो? कर्नल डरमन की लाश भी वहाँ पड़ी है, लेकिन कर्नल डरमन तो यहाँ डार्क स्काई की सेकंड चीफ रीटा जोलिन के साथ बेस कैंप के बैरूनी इलाके की चेकिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। वो दुश्मन एजेंट हैं जनाब, कर्नल डरमन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनकी लाश यहाँ मेरे सामने कुर्सी पर रस्सी से बंधी हुई पड़ी है, कैप्टन डेविस ने कहा। ओह वेरी बैड, ठीक है, मैं करता हूँ इनका बंदोबस्त, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कैप्टन डेविस ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मजीद क्या करे, लेकिन फिर इसने फैसला किया कि वो भी यहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी वक्त किसी की तरफ से कॉल आ सकती थी। और फिर वही हुआ। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो कैप्टन डेविस ने रिसीवर उठा लिया। कैप्टन डेविस बोल रहा हूँ, कैप्टन ने कहा। कर्नल रिचर्ड बोल रहा हूँ, क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो कि कर्नल डरमन की लाश वहाँ मौजूद है? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। यस सर, मेरी आंखों के सामने मौजूद है सर, कैप्टन डेविस ने मौतवाना लहजे में कहा। लेकिन सुपर कंप्यूटर ने इनकी आवाज़ को ओके किया है, जबकि रीटा जोलिन की आवाज़ को भी ओके किया है। ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई इनकी आवाज़ की नकल करता तो सुपर कंप्यूटर इसे किसी सूरत ओके ही ना करता, कर्नल रिचर्ड ने तेज लहजे में कहा। मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं जनाब, बहरहाल ये बात तय है कि मेजर फ्रांस और कर्नल डरमन को हलाक कर दिया गया है। मैडम रीटा जोलिन का तो मुझे इल्म नहीं है, अलबत्ता इनके साथ साथियों को इनकी रिहाइशगाह पर हलाक कर दिया गया है। मैं अपनी आंखों से इनकी लाशें देख कर आया हूँ, कैप्टन ने कहा। ठीक है, तुम वहीं रहोगे, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कैप्टन डेविस समझ गया कि कर्नल रिचर्ड को इस बात पर यकीन नहीं आया, इसलिए वो चेकिंग करने आ रहा है। लेकिन जाहिर है वो इसके सिवा और क्या कर सकता था कि इसके अहकामात की तामील करता, इसलिए वो खामोशी से चुप हो गया। सियाह रंग का हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ता हुआ बेस कैंप की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मैं पायलट सीट पर था, जबकि मेरे साथी एक भी सीट पर मौजूद थे। अभी हेलीकॉप्टर बेस कैंप के करीब भी न पहुंचा था कि मेरे ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने हेलीकॉप्टर को वहीं हवा में मौलक करके ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। मुझे बेस कैंपों के असूलों का इल्म था कि जब तक चेकिंग ना हो जाए मैं हेलीकॉप्टर आगे नहीं ले जा सकता। हेलो, कौन है हेलीकॉप्टर में? ओवर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल डरमन बोल रहा हूँ, ओवर, मैंने कर्नल डरमन की आवाज़ के लहजे में कहा। एक मिनट होल्ड करें, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अब बोलें कर्नल साहब, ओवर, चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा गया। कर्नल डरमन बोल रहा हूँ, मेरे साथ डार्क स्काई की सेकंड चीफ मैडम रीटा जोलिन भी मौजूद है। मैडम रीटा जोलिन को इतला मिली है कि पाकिस्तानी एजेंट बेस कैंप के मशरिक की तरफ छुपे हुए हैं, इसलिए हम वहां चेकिंग के लिए जा रहे हैं, ओवर, मैंने कड़क लहजे में कहा। ओह, तो क्या आप अभी बेस कैंप में नहीं आ रहे हैं? ओवर, दूसरी तरफ से पूछा गया। नहीं, वैसे भी मैडम रीटा साथ हैं, इन्होंने वापस भी जाना है, ओवर, मैंने कहा। ओह ठीक है, आप बेफिक्र होकर चेकिंग करें, आपके हेलीकॉप्टर को टारगेट नहीं किया जाएगा, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही मैंने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ाकर मैं मशरिकी साइड में ले गया। बेस कैंप की दीवार के साथ साथ मैं इसे उड़ाता हुआ आगे बढ़ाता चला गया। मैं दरअसल ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि हेडक्वार्टर की साइड कहाँ होगी। किलानुमा दीवार पर जगह जगह बल्ब जल रहे थे और सर्च लाइट्स भी रोशन थी, जिसकी वजह से नीचे ज़मीन पर काफ़ी फासले तक हर चीज़ जगमगा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने हेलीकॉप्टर को दीवार के करीब एक जगह उतार दिया। रीटा के हाथ अक में करके बांध दिए हैं या नहीं? मैंने मुड़कर पूछा। जी हाँ, बांध दी हैं, सफदर ने कहा। अब इसे होश में ले आओ और वायरलेस फ़ोन सेट भी बैग में से निकाल कर मुझे दो, मैंने कहा। क्या कॉल हेलीकॉप्टर के अंदर से होगी? जूलियन ने चौंक कर कहा। मुमकिन है कि बाहर ड्रेस से चेकिंग की जा रही हो और बाहर निकलते ही हमें चेक कर लिया जाए। अंदर की कार्रवाई का इल्म नहीं हो सकेगा, मैंने कहा तो सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए।
रीटा बेहोशी के आलम में हेलीकॉप्टर के अगली तरफ फर्श पर पड़ी हुई थी। मैंने इसे हेलीकॉप्टर में डालने से पहले एक बार फिर जब लगाकर बेहोश कर दिया था। जूली और सालिया ने रीटा को उठाया। इसे दरमियानी सीट पर लिटाकर सालिया ने इसकी नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब इसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो सालिया ने हाथ हटा लिए। सफदर, खंजर निकाल कर जूलिया को दे दो, मैंने कहा तो सफदर ने कोट के अंदरूनी जेब से एक तेज धार खंजर निकाल कर जूलिया को दे दिया। थोड़ी देर बाद रीटा ने कराहते हुए आंखें खोल दी। इसके साथ ही वह झटके से उठकर बैठ गई। इसके दोनों हाथ इसके अक में रस्सी से बंधे हुए थे। मैंने ऐसी गांठ लगाई थी कि वो किसी सूरत इसे नहीं खोल सकती थी। रीटा होश में आते ही फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे वो अचानक किसी जादू नगरी में पहुंच गई हो। हेलो मैडम रीटा, मुझे पहचाना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो रीटा जोलिन इस तरह उछली जैसे इसे हज़ारों वोल्ट का करंट लग गया हो। क्या मतलब? ये मैं कहाँ हूँ? क्या मतलब? मैं तो मिलिट्री हेडक्वार्टर गई थी, मेरे सर पर दर्द लगाई गई थी। क्या हुआ? तुम कौन हो और ये हेलीकॉप्टर कहाँ मौजूद है? बोलो, जवाब दो। रीटा ने इधर उधर देखते हुए इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। मिलिट्री हेडक्वार्टर पर इस वक्त हमारा कब्जा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाकर बेहोश कर दिया और तुम्हारे साथ साथियों को इस कोठी में जहाँ सब मौजूद थे हलाक कर दिया। और ये सब पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के अरकान हैं। ये सब मुतफ़िक़ा तौर पर बदीद हैं कि तुम्हें भी गर्दन तोड़कर हलाक कर दिया जाए। मैंने इंतहाई सफाकी भरे लहजे में कहा। नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती, रीटा ने यकलक खौफजदा लहजे में कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई मासूम हिरन शेरों की कछार में आ जाए। इसके चेहरे पर यकलक शदीद तरीन खौफ के तअस्सुरात उभर आए थे। इसका जिस्म बुरी तरह से लरद रहा था जैसे इसे यकलक जाड़े का बुखार हो गया हो। सुनो रीटा, हम इस वक्त हेलीकॉप्टर में टोरंटो बेस कैंप के मशरक़ी दीवार के करीब मौजूद हैं और किसी को भी मालूम नहीं है कि तुम हेलीकॉप्टर में मौजूद हो। हमने जो करना है वो तो हम कर ही लेंगे। अलबत्ता मैं अब तक बड़ी मुश्किल से तुम्हारी ज़िंदगी बचाए हुए हूँ, क्योंकि मेरे साथी सख्ती से अपनी बात पर मुसर हैं कि तुम्हें हलाक कर दिया जाए। लेकिन मैंने एक शर्त रख दी है कि अगर तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी बचा सकती हो। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम जिंदा सलामत रहना चाहती हो या नहीं। मैंने इसी तरह खुश्क और सर्द लहजे में कहा। क्या शर्त है? रीटा ने चौंक कर पूछा। बेहद मामूली सी शर्त है कि तुम अपने चीफ कर्नल रोडस को वायरलेस फ़ोन पर कॉल करो और इसे कहो कि वह हेडक्वार्टर की मशरक़ी दीवार में मौजूद खुफिया दरवाज़ा खोलकर तुम्हें साथ ले जाए और तुम वहाँ से हमें वो माइक्रोफिल्म लाकर दे दो जो हेडक्वार्टर में मौजूद कर्नल मॉर्गन के पास है। हमारे पास इस बात की मुसद्दिका इत्तला है कि माइक्रोफिल्म और कर्नल मॉर्गन दोनों ही हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। इस तरह तुम्हारी जान बच जाएगी और हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। मैंने कहा। ओह, क्या मतलब? क्या यहाँ दीवार में कोई खुफिया रास्ता है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रीटा ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। इन सब बातों को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी की फिक्र करो, वरना मेरे साथी तुम्हें दूसरा सांस लेने का मौका भी देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें यकीन दिलाया है कि मैडम रीटा जोलिन जो भी वादा करती है वो हर हालत में पूरा करती है। मैंने कहा। ओह ठीक है, मैं वादा पूरा करूंगी, रीटा ने कहा। इसकी आंखों में यकलक तेज चमक सी उभर आई थी। मैंने सफदर के हाथ से वायरलेस फ़ोन पीस ले लिया। लेकिन कर्नल रोडस और कर्नल मॉर्गन को हमारे बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। अगर तुमने अपना वादा पूरा किया और अंदर से वो माइक्रोफिल्म लाकर हमें दे दी तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा। तुम मेरे हाथ खोल दो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें माइक्रोफिल्म मिल जाएगी, रीटा ने कहा। जब रास्ता खुल जाए तो तुम्हारे हाथ भी खोल दिए जाएंगे। मैं नंबर तुम्हें मिला देता हूँ, तुम कर्नल रोडस से बात करो। मैंने कहा और इसके साथ ही मैंने फ़ोन पेश के ऑन किया। इस पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिया। आखिर में मैंने इसका लाउड का बटन भी ऑन कर दिया। फ़ोन पीस को रीटा जोलिन के कान से लगा दिया। मेरे साथी खामोश बैठे हुए थे। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। यस, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। रीटा बोल रही हूँ, रीटा ने कहा। कर्नल रोडस बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो रीटा? मैं कब से तुम्हारी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, कर्नल रोडस की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के खात्मे में मसरूफ़ थी चीफ। मेरा इरादा था कि मैं सबका खात्मा करके ही आपको इतला दूंगी, रीटा ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का दूसरा ग्रुप? कर्नल रोडस ने कहा। नो चीफ, यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कोई दूसरा ग्रुप मौजूद नहीं है। यह वही पाकिस्तानी लीडर और इसके साथी हैं और इसी का ग्रुप है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि टेरेसा और एंटोनियो ने इन्हें हलाक कर दिया है और इनकी लाशें बर्की भट्टी में जलाकर राख बना दी हैं, रीटा ने मुंह बनाकर कहा। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? क्या वाकई वो जिंदा है? दूसरी तरफ से कर्नल रोडस ने चौंक कर पूछा। यस चीफ, रीटा ने कहा। ओह, तुम ऐसा करो, फौरन हेडक्वार्टर आ जाओ, मुझे सारी तफसील बताओ और ये भी बताओ कि अब इस लीडर और इसके साथी कहाँ हैं। तुमने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? कर्नल रोडस ने कहा। मैं बेस कैंप की मशरक़ी दीवार के करीब मौजूद हूँ। आप हेडक्वार्टर का मशरक़ी दरवाज़ा खोल दें।
ताकि मैं अंदर आपके पास आ सकूं, रीटा ने कहा। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ चूंकि चेकिंग कंप्यूटर ने ओके कर दी है इसलिए मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, कर्नल रोडस ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओके, रीडर ने कहा तो मैंने फ़ोन पीस हटाया, फिर से ऑफ कर दिया और फिर चंद लम्हों बाद ही हेलीकॉप्टर से कुछ फासले पर दीवार की जड़ में हल्की सी गड़गड़ाहट से एक छोटा सा खला नमदार हुआ। मैंने बिजली की सी तेज़ी से रीटा की कनपट्टी पर मुड़ी हुई उंगली का हुक मारा। रीटा हल्की सी चीख मारकर वहीं बेहोश हो गई। आओ, हमने इस खला के बंद होने से पहले अंदर दाखिल होना है, मैंने अपने साथियों से कहा। आप अकेले अंदर हो आए, हम बाहर रुकते हैं, कहीं कोई अचानक इस तरफ ना आ जाए, सफदर ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि किसी भी लम्हे ये राज खुल सकता है और हम इकट्ठे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जिद्दोजहद कर सकते हैं, मैंने कहा। इसको तो गोली मार दें, तन्वीर ने रीटा जोलिन की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी वजह से तो हमारी वापसी होगी, आओ असला ले लो, हमने फौरी कार्रवाई करनी है, मैंने कहा। इसके साथ ही हम तेज़ी से हेलीकॉप्टर से उतरे। मैं दौड़ता हुआ दीवार में मौजूद खला की तरफ बढ़ता चला गया। मेरे पीछे मेरे साथी भी थे। थोड़ी देर बाद मैं इस खला में गुजरकर आगे एक और कमरे में पहुंच गया। इसी लम्हे मैंने कर्नल रोडस को इस तरफ आते देखा तो बेख्तियार उछल पड़ा। इससे पहले कि कर्नल रोडस कुछ समझता, मैं बिजली की तेजी से इस पर झपटा। मैंने एक लख इसे बाजू से पकड़कर सीने से लगा लिया। ये क्या मतलब है, तुम क्या कर रहे हो कर्नल डरमन, कर्नल रोडस ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। सब कुछ पता चल जाएगा प्यारे, पहले ये बताओ कि खला कैसे बंद होगा, मैंने कहा। इसकी साइड पर जड़ में एक ईंट उभरी हुई है, इस पर पैर मारो तो ये बंद हो जाएगा, मगर तुम कौन हो? गर्दन पर बाजू का झटका पड़ते ही कर्नल रोडस बेख्तियार से लहजे में कहने लगा और साथ ही उभरी हुई ईंट की तरफ इशारा करने लगा। मेरे इशारे पर सफदर बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसने उभरी हुई ईंट पर पैर मारा तो खला हल्की सी गड़गड़ाहट से बंद हो गया। आप बताओ हेडक्वार्टर में कितने आदमी हैं, मैंने कहा। 20, मगर तुम कौन हो और रीटा कहाँ है, कर्नल रोडस ने कहा। उसकी इंतहाई हालत खराब हो गई थी। तुम सब जाकर इन 20 अफराद को ऑफ कर दो और कर्नल मॉर्गन जहाँ दिखाई दे इसे हाफ ऑफ कर देना, जल्दी करो। मैं इस दौरान इससे मजीद पूछ-कुछ करता हूँ, मैंने कहा तो वो सब चारों सही लाते हुए दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ गायब हो गए। कर्नल मॉर्गन कहाँ है, मैंने पूछा। ओह, तो तुम ब्लैक जीरो हो, कर्नल रोडस ने रुक कर कहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी गर्दन के गिर्द मौजूद बादू को झटका दिया तो इसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। सुनो कर्नल रोडस, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो माइक्रोफिल्म हमारे हवाले कर दो, मैंने कहा। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन है, नामुमकिन है, कर्नल रोडस ने कहा। तो मैंने यकलक बादू इसकी गर्दन से हटाकर इसे जोर से धक्का दिया तो कर्नल रोडस उछल कर चीखता हुआ मुंह के बल नीचे गिरा ही था कि मेरी लात हरकत में आई और उठने की कोशिश करते हुए कर्नल रोडस की कनपट्टी पर पड़ने वाली एक ही ज़रब ने इसे दुनिया और माफिया से बेखबर कर दिया। वो बेहोश हो चुका था। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और तनवीर अंदर दाखिल हुआ। अंदर 20 अफराद थे, सबको हलाक कर दिया है, तनवीर ने कहा। और कर्नल मॉर्गन वो कहाँ है, मैंने पूछा। बाकी सब इसे तलाश कर रहे हैं, तनवीर ने कहा। ठीक है, इसे उठाओ और चलो, मैंने कहा तो तनवीर ने आगे बढ़कर फर्श पर बेहोश पड़े हुए कर्नल रोडस को उठाकर कांधे पर लादा और फिर तनवीर की रहनुमाई में मैं इस दरवाजे से गुजरकर एक राहदारी से होता हुआ एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंच गया। यह हॉल इंतहाई कीमती मशीनरी से पुर था। फर्श पर 20 अफराद की लाशें पड़ी हुई थी। मैं कैबिन में दाखिल हुआ तो वहाँ एक कदादा मशीन भी एक साइड पर मौजूद थी। मैं इस मशीन को देखते ही चौंक पड़ा और तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ गया। मैं कुछ देर तक इस मशीन को गौर से देखता रहा, फिर मैंने इसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मशीन में जिंदगी की लहर से दौड़ गई। इस पर मौजूद सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगे। फिर सुर्ख रंग का एक बड़ा बल्ब जल उठा, इसके बाद बुझ गया। इसके साथ ही मशीन के तमाम बल्ब भी बुझ गए। मशीन दोबारा बेजान हो गई। इसी लम्हे बाकी सब साथी भी वहां पहुंच गए। सफदर के कांधे पर एक आदमी लदा हुआ था। इसे देखकर मेरे चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए, क्योंकि वह कर्नल मॉर्गन था। मेरे कहने पर सफदर ने कर्नल मॉर्गन को जमीन पर पड़े कर्नल रोडस के साथ लिटा दिया। कर्नल रोडस को तनवीर ने यहाँ लाकर फर्श पर डाल दिया था। मैंने इस हेडक्वार्टर को सील कर दिया है। अब इस पर एटम बम भी असर नहीं कर सकेगा और ना ही इसे बाहर से किसी सूरत खोला जा सकेगा, मैंने कहा। लेकिन हमने भी तो बाहर जाना है, तुम इस रीटा जोलिन को भी साथ ले आते, इसे होश भी आ सकता है, तनवीर ने कहा। रीटा को मैं जानबूझकर अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि हमारे निकलने में अगर कोई मुश्किल पेश आई तो रीटा हमारे लिए बहुत कारामद साबित होगी, मैंने कहा। क्या मतलब? वो तो उल्टा हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, सॉलेह ने कहा। ये फौजी बेस कैंप है, यहाँ तमाम कंट्रोल फौजियों के पास है और फौजियों को वो बात समझ में नहीं आ सकती जिसे डार्क स्काई वाले फौरन समझ जाते हैं। बहरहाल ये बात की बात है, मैंने कहा। तुम लोग पूरे हेडक्वार्टर को चेक करो, मैं इस कर्नल मॉर्गन से मालूम करता हूँ कि BR का फार्मूला कहाँ है, मैंने कहा और इसी कैबिन से बाहर आ गया। इस मशीन को तबाह कर दिया जाए, तनवीर ने कहा।
अभी नहीं, इस कर्नल रोडस और कर्नल मॉर्गन को इसकी तबाही की धमकी तीर की तरह सीधा कर देगी, मैंने कहा। मैंने फर्श पर पड़े हुए कर्नल मॉर्गन को झुककर नाक और मुंह बंद कर दिया, जबकि सिवाय जूलिया के मेरे बाकी तमाम साथी हाल से बाहर चले गए थे। चंद लम्हों बाद जब कर्नल मॉर्गन के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो मैंने हाथ हटा दिए। मैं सीधा खड़ा हो गया। मैंने बूट की साइड इसकी गर्दन पर रख दी। चंद लम्हों के बाद कर्नल मॉर्गन ने करहाते हुए आंखें खोल दी। इसके साथ साथ इसका जिस्म उठने के लिए तेजी से सिमटने लगा। मैंने पैर को दबाकर आगे की तरफ मोड़ दिया। कर्नल मॉर्गन का उठने के लिए सिमटा हुआ जिस्म एक झटके से सीधा हो गया। इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के तासुरात उभर आए थे। इसकी आंखें बाहर को निकल आई थी। इसके मुंह से खड़खड़ाहट की आवाज़ें निकलने लगी थी। मैंने पैर को वापस मोड़कर दबाव कम कर दिया। कहाँ है फार्मूला? बोलो कहाँ है? मैंने गुर्राते हुए कहा। मैंने हार्ट लेबॉरेटरी के इंचार्ज डॉक्टर शेफर्ड को दे दिया है। इसकी रिहाइश गाह में है। कर्नल मॉर्गन इस तरह रुक रुक कर कहना शुरू किया जैसे अल्फाज लाशऊरी तौर पर इसके मुंह से निकल रही हों। इसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या मतलब? चीफ सेक्रेटरी ने तो बताया था कि तुम माइक्रोफिल्म का कोड ओपन करा कर इसे हेडक्वार्टर में लाए थे ताकि फार्मूले का प्रिंट बना सको और इसकी कॉपी भी कर सको, मैंने चौंक कर कहा। हाँ, मेरा यही इरादा था, लेकिन वो मास्टर फिल्म थी जिसका प्रिंट तो बनाया जा सकता था, लेकिन इसे कॉपी नहीं किया जा सकता था। फिल्म प्रिंट बनाने के लिए स्पेशल प्रिंटर मशीन की ज़रूरत थी जो इसके हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं है। मैंने चीफ सेक्रेटरी से इस बात की इजाज़त ली थी। मैं हेडक्वार्टर आ रहा था कि मुझे याद आया कि प्रिंटर मशीन ख़राब है, इसलिए मैंने रास्ते में ही कार मोड़ ली और माइक्रोफिल्म डॉक्टर शेफर्ड को पहुंचा दी। वो खुद ही अब प्रिंट हासिल कर लेगा और फिर इसके बाद मैं यहाँ आ गया। कर्नल मॉर्गन ने ऐसी बात कही थी कि मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। जिस माइक्रोफिल्म के लिए मैं इस कदर तगोदो करता हुआ यहाँ पहुँचा था वो फिल्म हार्ट लेबॉरेटरी के इंचार्ज डॉक्टर शेफर्ड को पहुँचा दी गई थी और हमारा यहाँ तक पहुँचने की सारी जद्दोजहद बेकार साबित हुई थी। कहाँ है डॉक्टर शेफर्ड की रिहाइश का पता बताओ जल्दी, वरना। मैंने पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ मोड़ कर पीछा करते हुए कहा। ये अदाब ख़त्म करो, मैं बताता हूँ, ये अदाब ख़त्म करो प्लीज़ प्लीज़। कर्नल मॉर्गन ने रुक रुक कर कहा तो मैंने फ़ौरन पैर हटा लिया। कर्नल मॉर्गन ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिया। मैंने इसकी हालत देखकर मज़ीद दबाव डालना फ़ौरन बंद कर दिया था, क्योंकि मज़ीद दबाव से इसकी हलाकत का ख़तरा था। इसके साथ ही मैंने झुककर इसे बाजू से पकड़ा और एक झटके से कुर्सी पर बिठा दिया। बोलो, वरना, मैंने गुर्राते हुए कहा तो इसने डॉक्टर शेफर्ड का बताना शुरू कर दिया और दोनों हाथों से मुसलसल अपनी गर्दन भी मसल रहा था। सुनो, तुम्हारे सब साथी हलाक हो चुके हैं कर्नल मॉर्गन, इसलिए अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो सच बता दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी भयानक होगा, मैंने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मुझे मत मारो, फॉर गॉड सेक मुझे मत मारो, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने सच बताया है, कर्नल मॉर्गन ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। इसके लहजे से मुझे यकीन हो गया था कि वो सच बोल रहा है। दूसरे लम्हे इसका हाथ हरकत में आया और कर्नल मॉर्गन के हल्क से जोरदार चीख निकली और वो लटकर गिरता हुआ सख्त हो गया। थोड़ी ही देर में इसके साथी पहुंच गए। क्या हुआ, फार्मूला मिल गया? जूलिया ने पूछा। नहीं, मैंने होंठ भींचते हुए कहा तो वो सब उछल पड़े। नहीं? क्या मतलब? क्या फार्मूला कर्नल के पास नहीं है? मैंने इन्हें सारी तफसीलात बता दी। ये सुनकर इन्हें भी शदीद धचका लगा था कि फार्मूला कर्नल मॉर्गन से एक साइंसदान तक पहुंच चुका था। अब क्या करना है? इस मिशन ने तो हमें तिगनी का नाच नचा कर रख दिया है। रात का वक्त है, अभी डॉक्टर शेफर्ड अपनी रिहाइश गाह में ही होगा। मैंने इसका पता मालूम कर लिया है। हमें यहाँ से निकलकर फ़ौरन इसकी रिहाइश गाह पर रेड करना है। मुझे यकीन है फार्मूला वहाँ से हमें मिल जाएगा, मैंने कहा। इस हेडक्वार्टर का क्या करना है? तनवीर ने पूछा। यहाँ असले का स्टोर है, मैंने कहा। हाँ, मैंने देख लिया है, यहाँ काफ़ी बड़ा असले का स्टोर मौजूद है, सब ने जवाब दिया। तो जाओ, वहाँ मेगा ब्लास्टर ऑपरेट करके स्टोर में रख दो कि पूरे हेडक्वार्टर उड़ जाए। हेडक्वार्टर के साथ बेस कैंप भी उड़ जाए तो परवाह नहीं, मैंने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और तेज़ी से वापस मुड़ गया। इन दोनों को गोलियां मार दो, मैंने जूलिया और सालिया से मुखातिब होकर कहा और तेज़ी से इस रूम से बाहर निकलता चला गया। मेरे चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात नुमाया थे। अभी मैं हॉल के दरमियान में ही पहुंचा था कि कैबिन में से फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ कैबिन में दाखिल हुआ। फ़ोन मेज़ पर मौजूद था और मैं इसे पहले ही चेक कर चुका था। मैंने इसके साथ मुंसलिक वॉइस चेकर कंप्यूटर भी देख लिया था, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं खुद फ़ोन अटेंड कर रहा था इसलिए मुझे वॉइस चेकर की परवाह नहीं थी।